बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने अब तक गद्य के विविध आयाम में से 5 पाठ पूर्ण कर लिए थे। उसके उपरांत प्रयोजन मूलक हिंदी, व्यावसायिक आयाम में प्रयोजन मूलक भाषा, उसकी परिभाषा, लक्षण, विशेषताएं, उसके उपरांत भाषा शिक्षण या भाषाई कौशल, उसके उपरांत जो प्रक्रिया है उसके श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन तथा व्यावसायिक हिंदी, वित्त, वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय की हिंदी, और अंतिम निबंध लेखन, तात्पर्य, स्वरूप, प्रकार, साहित्यिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, समसामयिक, समस्या प्रधान निबंध लेखन। तो ये बहुत हमारा पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। हमने इस पर बहुत बार बहुत से वीडियो बनाए हैं और तासिकाएं भी आपके सम्मुख पूर्ण की हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत एक तासिका का रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ी सी बातें पीछे रह गई थी। फिर भी प्रयोजन मूलक हिंदी पर हमने बहुत सी चर्चा की हुई है। 2-3 बातें और आज यहाँ हम प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में आपके सामने स्पष्ट रीति से रखना चाहते हैं। वो इस प्रकार की हैं। आज हम प्रयोजन मूलक भाषा के बारे में, यानी अब तक हमने प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप किस प्रकार का है, उसके उपरांत प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं जैसे विशिष्ट भाषा, कृत्रिमता या औपचारिकता, अर्जित भाषा, प्रयोजन परकता, पारिभाषिकता एवं अभिधापरकता, प्रयुक्तिपरकता, ये सारी चीज़ें हम देखी थी। आज हम ये बीच में हमने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, ये अगला टॉपिक लिया था, लेकिन बीच में हमारा एक टॉपिक छूट गया था। वो था प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों को देखते हुए ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ अलग अलग रूप हमसे छूट गए थे, या यूँ कहेंगे कि वैश्वीकरण में हिंदी भाषा का महत्व, इस टॉपिक को हमने पहले लिया था और ये बीच में बात छूट गई थी, तो उस बात को आज हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारा YouTube चैनल है जय हिंदी जय नागरी, इस पर बहुत से छात्र आ तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि उत्तर प्रदेश, पटियाला, पंजाब से भी कुछ छात्र हमारे YouTube देखते हैं और वे यानी राष्ट्र स्तर पर इस YouTube चैनल का नाम बन चुका है और लगभग 1000 घंटों का की व्यूअरशिप इसे मिली हुई है और साथ ही साथ 300 से भी ज़्यादा छात्रों ने सब्सक्राइब किया है। अब हमारे ही महाविद्यालय के कुछ छात्र हैं जो कर नहीं रहे हैं, उनसे विनती है कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं या आप जिस विषय पर नया वीडियो चाहते हैं, वो आप इस चैनल के चैट बॉक्स में या फिर जिसे हम टिप्पणी कहते हैं, उस टिप्पणी के बॉक्स में आप छोड़ देंगे तो हम नए वीडियो बना सकते हैं। ये केवल बाहर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो साहित्य पर अलग अलग वीडियो बनाए थे, उसमें से चिड़ों पे चांदनी को लगभग 4000 लोगों ने पसंद किया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। उसी प्रकार ये तासिकाएं भी आपकी जा सकती हैं। उस दृष्टि से आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो सभी से फिर से ये विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपकी शंकाएं हों वो YouTube के चैट बॉक्स में अगर लिख देंगे आप, तो आपको जो चाहिए हम वो देने का प्रयास करेंगे। होता यूँ है कि
परीक्षा की दृष्टि से कुछ छात्र ऐसी मांग करते हैं कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही लो, परंतु अगर आप पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ेंगे, ये इन वीडियोस को ठीक ढंग से देखेंगे, तो चलते चलते आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा परीक्षा भी हमने बहुत सी ली है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भी ली हैं, इस बार भी ली थी। तो उस दृष्टि से अगर आप अधिक अधिक पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब वीडियो को बार बार देखते रहेंगे, तो अपने आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आपकी अब तैयारी हो जाएगी। तो उस दृष्टि से भी आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, चलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप इस विषय पर। देखिए, जिसको हमने प्रयोजन मूलक हिंदी कहा है, उसके बहुत से नाम हैं और उन नामों के आधार पर भी इसके बहुत सारे रूप हमारे हमें हमें प्राप्त हो सकते हैं, हम देख सकते हैं, जिसमें से एक रूप वित्त वाणिज्य संबंधी रूप आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। हालांकि वो बीकॉम का भी विषय है, लेकिन आपका भी विषय है। जो पाठ्यक्रम हमने अभी पढ़ करके आपको सुनाया था, उस पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें आपको व्यावसायिक हिंदी, वित्त वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय, और उस बीच में देखिए एक पाठ्यक्रम का एक भाग है भाषा कौशल, भाषा शिक्षण और भाषा कौशल। इसके बहुत सारे वीडियो मैंने पहले डाले हैं। वो आप देख करके मेरा यूट्यूब चैनल पर जा करके आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये व्यावसायिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, अर्थात वह बीकॉम का है, उस पर उसकी भी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों का जो पाठ्यक्रम है, उसको हम आज ज़्यादा तरजीह देंगे और कल की तासिका में वित्त वाणिज्य व्यापार व्यवसाय की हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उस व्यावसायिक हिंदी पर। भाषा शिक्षण तो बहुत आसान है, उस पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। श्रवण, संभाषण, वाचन और लेखन पर अलग अलग वीडियोस हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अब हमें आपको केवल प्रयोजन मूलक हिंदी का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हालांकि प्रयोजन मूलक हिंदी के जनक जिन्हें कहा जाता है, ऐसे एक महत्वपूर्ण लेखक पर हमने चर्चा की थी, मोटूरी सत्यनारायण जी। डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण जी ने इस पर बहुत ज़्यादा लेखन किया हुआ है। फिर भी प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके अलग अलग नाम पहले हुआ करते थे, अब वो केवल प्रयोजन मूलक हिंदी नाम से ही जानी जाती है। इसके पहले इसके जो अलग नाम थे, जिनमें कामकाजी हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, हिंदी कार्मिकी, फंक्शनल हिंदी वगैरह वगैरह नाम थे। इनमें से मोटूरी सत्यनारायण जी ने प्रयोजन मूलक प्रयोजन मूलक हिंदी यही नाम सर्वसम्मत रीति से स्वीकार किया गया है। और इसको लेकर के उसके विस्तृत प्रयोग क्षेत्रों को देखते हुए इसके अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं, विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं। उन विस्तृत क्षेत्रों के प्रयोगों का भी हमें यहाँ ध्यान देना है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। उसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में हो रहा है, किया जा रहा है। क्षेत्र विस्तार के कारण उसके अलग अलग रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ हम केवल प्रयोजन मूलक हिंदी के कुछ एक महत्वपूर्ण रूपों की ओर ध्यान देंगे, जैसे वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ कार्यालयीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी इत्यादि विषयों पर हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले वित्त वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी क्या होती है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों में ये बहुत महत्वपूर्ण रूप हैं, जिसके अंतर्गत बाजार, मंडी, दलाल, सट्टा बाजार और जितने भी व्यवसाय के रूप होते हैं, चाहे वो शेयर बाजार का रूप हो, चाहे आप किसी सब्जी मंडी में जाते हो, या किसी भी चीज को, आज देखिए वैश्वीकरण के उपरांत सब चीजों का बाजारीकरण हो चुका है, हर चीज का बाजारीकरण हो चुका है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हमारे सामने आ रहा है, आता है। और
इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरी है कार्यालयीय हिंदी। अ, अगले सत्र में इसमें हम इस पर ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कि जो मीडिया लेखन की बात आती है, या वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी लेखन की बात आती है, अनुवाद लेखन की बात आती है, वो कार्यालय हिंदी का एक भाग है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय होते हैं, ध्यान रखिए, हर संस्थान, चाहे वो राष्ट्र स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, प्रत्येक का अपना कार्यालय होता है। और इस कार्यालय में जो रखरखाव किया जाता है, जो आवक जावत, आवती प्राप्ति इत्यादि का ब्यौरेवार रक्षण किया जाता है, उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं, उसके लिए कार्यालयीन ज्ञापन होते हैं, पत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें हमें कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसमें कार्यालयीन कार्यविधि, ये हालांकि ऐच्छिक हिंदी का विषय है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत द्वितीय भाषा हिंदी के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और खास करके इस कार्यालय हिंदी को एक और नाम है प्रशासकीय हिंदी। यानी प्रशासन में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रशासन, देखिए इसको मैं अत्यंत संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कि हमारा भारतवर्ष जैसे ही प्रजासत्ताक बन चुका है, जिसे हम गणराज्य कहते हैं, वो बन चुका है, तो इसमें केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो सरकारें चलती हैं, उसके अंतर्गत अनेक सचिवालय, अनेक मंत्रालय होते हैं, अनेक मंत्रालयों के अंतर्गत अनेक सचिवालय होते हैं, अनेक सचिवालयों के अंतर्गत अनेक उप सचिवालय होते हैं, कार्यालय होते हैं, और इन सब की एक कार्य पद्धति होती है। इस कार्य पद्धति में जो ऊपर का नेता होता है, या यूं कहेंगे कि अधिकारी होता है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम किस प्रकार करवा लेता है, ये एक विधि है, कार्यालयीन कार्य विधि। और उसमें जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है, उसको कार्यालयीय हिंदी कहा जाता है, जिसको प्रशासनिक हिंदी कहा जाता है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला भाग है तकनीकी हिंदी, यानी टेक्निकल हिंदी जिसे हम कहें। देखिए इसमें अलग अलग जो तकनीकी विषय होते हैं, जैसा कि अलग अलग विभागों से संबंधित होते हैं, खास करके इंजीनियरिंग जिसको आप अभियांत्रिकी विषय कहते हैं, उसके संबंध में, कारपेंट्री या जिसको सुतार काम कहते हैं उसके संदर्भ में, उसके उपरांत लोहार के कार्य के संबंध में, मेमार के कार्य के संबंध में, जो नक्शा निकालता है उस आर्किटेक्चर के संदर्भ में, प्रेस के संबंध में, फैक्ट्रियों के संबंध में, मिल के संबंध में, जितना भी तांत्रिक ज्ञान होता है, तकनीकी ज्ञान होता है, उस तकनीकी ज्ञान को लोगों के सामने रखना, उनसे वो बातें करवा लेना, उनसे वो उस प्रकार का व्यवहार करना, इसमें जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसको हम तकनीकी हिंदी या तांत्रिक हिंदी कहते हैं, जिसको प्रौद्योगिकी हिंदी भी कहा जा सकता है। यानी तंत्र ज्ञान जहाँ जहाँ प्रयुक्त होता है, यानी आज देखिए टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही है। आज हम कोरोना की वजह से भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल रहे हों, लेकिन इस तंत्र के माध्यम से, इस गूगल मीट के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस प्रकार से चर्चा कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तकनीकी का क्षेत्र हुआ। और ध्यान रखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी में, सूचना तकनीकी में, या सूचना की जानकारी में आज जितनी क्रांति हुई है, शायद कहीं क्रांति नहीं हुई। तो ये जो क्रांति होती है, वो उसको टेक्निकल बेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें जिस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली होती है, जिस प्रकार से उसमें कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण हिंदी है। और ये हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी का ये रूप आज दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में या प्रौद्योगिकी विषयक परिभाषिक शब्दावली में जो अंग्रेजी का एक छत्र साम्राज्य है, वो अब टूट जाएगा और बहुत से शब्द नए गढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब ये मोबाइल आया था तो हमने उसे, मराठी वालों ने भ्रमण ध्वनि नाम दिया, हिंदी वालों ने चल भाष नाम दे दिया। तो ये जो अलग अलग नए नए शब्दावली आ रही है तांत्रिक माध्यम से, तकनीकी माध्यम से, वह भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब देखिए कि पत्रकारिता का क्षेत्र हो, यानी प्रेस का क्षेत्र हो, यानी किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो जिसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का, प्रौद्योगिक परक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है,
वो सारी की सारी चीज़ें इस तकनीकी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके उपरांत आता है समाजशास्त्रीय हिंदी। आप जानते हैं कि जो बीए के छात्र हैं वे भाषा विषयों से अलग कुछ जो विषयों में पढ़ते हैं उनको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है। और इस सामाजिक शास्त्रों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, उसके उपरांत राज्य शास्त्र, उसके उपरांत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषय आते हैं। तो इन विषयों में प्रयुक्त होने वाली जो तांत्रिक जानकारी होती है, जो तकनीकी जानकारी होती है, वो समाजशास्त्रीय शब्दावली के अंतर्गत होती है। इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसको समाजशास्त्रीय हिंदी कहा जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सिविक्स इत्यादि तक मर्यादित नहीं है, अपितु ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको प्राकृतिक विज्ञानों में नहीं रखा जाता। ऐसे विषयों का अध्ययन इसमें होता है, खास करके जिसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ध्यान रहे, जब हम स्नातक स्तर तक या स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ते रहते हैं तो हमें अलग अलग डिग्रियां दी जाती हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। इसके उपरांत की जो पदवी होती है वह फिलॉसफी के आधार पर दी जाती है, जैसे एम फिल मतलब मास्टर इन फिलॉसफी, और पीएचडी फिलॉसफिकल डॉक्टरेट या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डिफिल। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम पढ़ने लग जाते हैं, जैसे हम पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ते हैं, स्नातक होते हैं, स्नातकोत्तर हो जाते हैं, तो ये सब हमारी जो पढ़ाई होती है और हमारी जो अनुभूति होती है उसके आधार पर हमने अपने जीवन में अपनी एक फिलॉसफी पक्की की होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी होती है। तो ये फिलॉसफी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हम मराठी में तत्वज्ञान कहते हैं, हिंदी में दर्शन कहते हैं। जो हमारे भारतीय परंपरा में देखिए 6 दर्शन थे: मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। ये 6 फिलॉसफी भारतीय आस्तिक फिलॉसफी हैं। और भारतीय नास्तिक फिलॉसफी में, भारतीय नास्तिक दर्शनों में चार्वाक, बौद्ध, जैन, अजित केशकम्बली इत्यादि का दर्शन आता है, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते। जो वेदों को मानते हैं उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, जो वेदों को नहीं मानते उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। और एक वाक्य ही संस्कृत में देखिए, नास्तिको वेद निंदक है। जो वेदों की निंदा करता है या वेदों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है वो नास्तिक है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे चारवाक हो। तो ये जो दर्शन हमारे हैं, और इन दर्शनों में अलग अलग दर्शन अलग से होते हैं। जैसे एक अकेले वेदांत दर्शन को अगर हम लेंगे तो वेदांत दर्शन की अनेक शाखाएं होती हैं। उदाहरण के रूप में अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत। तो ये सारी जो फिलॉसफी है जिसको हम आद्य शंकराचार्य या स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद त्रैतवाद के प्रवर्तक थे, तो इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके उपरांत आता है योग शास्त्र। हमारे शास्त्रों में यानी हमारे जिन तत्व ज्ञान जो भारतीय आस्तिक दर्शन है उसमें योग दर्शन भी महत्वपूर्ण है। और आजकल तो योग शास्त्र की धूम मची हुई है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिन भी हम मनाते हैं। तो उस योग शास्त्र के पीछे की शब्दावली वह भी महत्वपूर्ण है, जिसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी शक्ति, सहस्रार चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, ये सारे चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सारे नाम आते हैं। इसमें अलग अलग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, योग, समाधि, ये सारी जो चीजें आती हैं योग शास्त्र की शब्दावली से संबंधित हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। एक अन्य शास्त्र है वेद का अंग के रूप में, वो आता है ज्योतिष शास्त्र। ध्यान दें, ज्योतिष शास्त्र में केवल किसी का हाथ देख करके, उसकी रेखाएं देख करके आगे क्या घटने वाला है ये बात नहीं है, अपितु ज्योतिष शास्त्र का संबंध यह है कि पृथ्वी पर अन्य ग्रहों का क्या परिणाम होता है। मतलब प्रत्येक ग्रह की अपनी एक गुरुत्व शक्ति है, जैसे चंद्रमा की अपनी गुरुत्व शक्ति है, सूर्य की अपनी गुरुत्व शक्ति है, शनि की है, गुरु की है। उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमारे जीवन पर चलता है। इतना ही नहीं कि इस बड़े आकाश गंगा में, इतनी बड़ी आकाश गंगा में जो उल्कापात अलग अलग होते हैं उनका वेग क्या होता है, जितने तारकापुंज निर्माण होते हैं, जितने धूमकेतु आते हैं, या जितने
ब्लैक बॉडीज बनती हैं, ब्लैक होल्स बनते हैं। ये सारा इन सब का अध्ययन अ, पहले किया जाता था ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, जिसको आज हम खगोल शास्त्र कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास जैसा विषय है, भूगोल जैसा विषय है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति या राज्य शास्त्र है। एक महत्वपूर्ण बात और भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, जिसको हम साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, ये सब भी प्रयोजन मूलक हिंदी के एक प्रकार के अंतर्गत, एक रूप के अंतर्गत हमारे सामने प्रयुक्त होता है। उसके उपरांत बहुत से ऐसे विषय हैं जो कभी कभी लगता है, यानी एक प्रश्न भी मैंने डाला था कि साइकोलॉजी जैसा विषय है, जिसको हम मनोविश्लेषण शास्त्र कहते हैं या मनोविज्ञान कहते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं, वह जितना विज्ञान का है, उतना प्राकृतिक विज्ञान का विषय है, उतना ही वह सामाजिक विज्ञान का भी विषय है। क्योंकि मन में जो हमारे उमड़ घुमड़ कर भाव आते हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे समाज से होता है। और व्यक्तिगत रूप में जो लोग किसी न किसी कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं, मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं, उसका समाज पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये जानना भी जरूरी है। एक और शास्त्र है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो भूगोल से वो सामाजिक शास्त्र में भी आता है और वो फिर विज्ञान में भी आ जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञानों का भी एक अलग से यानी प्राकृतिक विज्ञानों की हिंदी भी अलग से बन सकती है, जैसे जिसमें बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, या फिर अलग अलग जैसे अलग अलग उपयोजित विज्ञान हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इंजीनियरिंग है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी जैसा विषय है, इंटीमोलॉजी जैसा विषय है, एटेमोलॉजी जैसा विषय है। तो ये सारे के सारे विषयों का ये सब कुछ प्रयोजन मूलक हिंदी के एक भाग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपके ध्यान में आ गया होगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी का कितना बड़ा क्षेत्र है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि जो हमारी एक सौंदर्यपरक आयाम भी हमारी भाषा का होता है, जिसको हम साहित्यिक भाषा कहते हैं, साहित्यिक हिंदी कहते हैं। ये भी एक प्रयोजन के द्वारा चल रहा है, क्योंकि इसका भी प्रयोजन है। साहित्य का भी एक प्रयोजन होता है, लोगों का मनोरंजन करना, उनको प्रेरित करना, उनको उद्युक्त करना, किसी अच्छे कार्य में उनको प्रेरणा देना, आनंद देना। तो ये साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत ये भाग भी महत्वपूर्ण आता है कि जो उच्च स्तरीय साहित्य है हमारा, हिंदी साहित्य, मतलब चाहे वो किसी भी प्रकार का साहित्य हो, मतलब वो कल्पनाश्रित गद्य हो, जैसे कि कहानी और उपन्यास आते हैं, रूपकात्मक गद्य हो, जैसे कि रूपायित करने वाला, जिसमें नाटक, एकांकी रेडियो नाटक, टेलीविजन, सिनेमा, वेब सीरीज तक हम आ सकते हैं उसके अंतर्गत। फिर उसके उपरांत हम देखते हैं कि साहित्य के जो अन्य प्रकार होते हैं, काव्य जैसा प्रकार होता है, मुक्तक काव्य होता है, प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध काव्य में भी अलग अलग प्रकार उसके होते हैं, महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, छोटी सी कविता भी हो सकती है, अलग अलग छंद उसके होते हैं। ये सब भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक भाग है। ध्यान दीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, जैसे कि तथ्यपरक विधाएं हैं, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जिनका अध्ययन हमने किया था, यात्रा वृत्त है, निबंध जैसा विचाराश्रित गद्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आलोचना जैसा, समीक्षा जैसा भाग आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण रूप में हमारे सम्मुख आती हैं। इसके उपरांत एक अन्य हिंदी है, समाजी हिंदी। समाजी हिंदी मतलब देखिए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि आजकल बहुत बड़े नाम, दो दो महाराष्ट्र के बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का निधन हो गया। एक सिंधुताई सपकाळ जी बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी, और अनिल अवचट जी का 2-3 दिन पहले निधन हो गया। तो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे अरुंधति रॉय जी हों, या फिर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ का निधन हो गया, जैसे कि आर्य समाज के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, देखिए आचार्य अग्निवेश जी वगैरह वगैरह। तो ये जो लोग समाज कार्य करते रहते हैं, तो देखिए एक विषय में और बताना भूल गया था, वो कि समाज शास्त्र के साथ साथ एक और विषय होता है समाज सेवा का, जिसको जिसमें भी एमए किया जा सकता है, जिसमें भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जैसे
हमारे बहुत सारे छात्र MSW हो चुके हैं, मास्टर इन सोशल वर्क, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट से हो। तो ये जो सारे कार्यकर्ता होते हैं जो समाज के लिए हमेशा मतलब समाज के जो दीन दलित दुखी लोग होते हैं, या फिर समाज में कुछ ऐसे कुछ अनैच्छिक बातें होती हैं, जैसे कि वेश्या व्यवसाय जैसा होता है, या फिर एड्सग्रस्त लोग होते हैं, या फिर कुछ रुग्ण होते हैं, कुछ मनोरुग्ण होते हैं, कुछ बाल गुनहगार होते हैं। ऐसे सारे लोगों में जो काम करते रहते हैं, ये सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और जो बहुत बड़ा काम करते हैं। और हमें हाँ, हमें गर्व का विषय है कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, जिनको समाज वैसे तो शांतता के लिए नोबेल पुरस्कार दिया है, लेकिन वो मूलतः समाज सेवा का कार्य करते थे। सत्यार्थी जी, नाम सुना होगा आपने, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लोग काम करते हैं, इन सभी काम करने वाले लोगों में जो उनके जिस स्तर का वो काम करते हैं, जिस समाज के लिए काम करते हैं, जिस समाज के घटक के लिए वो काम करते हैं, उसकी एक विशिष्ट शब्दावली होती है। वो भी हमें समाजी हिंदी के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। फिर उसके उपरांत जो प्रशासनिक हिंदी होती है, जिसको हमने कार्यालयी हिंदी कहा था, उसमें भी सारे समस्त जो कार्यालय के कार्य होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आज देखिए, जनसंचार का जो क्षेत्र है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत प्रिंटेड मीडिया, जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, जो मुद्रित पत्रकारिता है, फिर उसके उपरांत आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, और आजकल तो अ, दूरदर्शन ही नहीं, अपितु अनेक चैनलों में हमेशा इस प्रकार के समाचार परक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अनेक चैनल जैसे जी न्यूज़ है, ABP है, या अन्य बहुत सारे हैं। तो ये सारे लोग भी जो कार्य करते हैं, वो जनसंचार माध्यम के लिए प्रयुक्त उनकी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। और उनका ये जो माध्यम है अलग अलग बनता जाता है। इसके अंतर्गत सिनेमा भी एक महत्वपूर्ण बात आती है, जो अ, साहित्यिक हिंदी भी जिसमें आ जाती है, और फिर उसमें कभी कभी तांत्रिक और खास करके जनसंचार की हिंदी भी यहाँ प्रयुक्त होती है। तो देखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी के जितने भी क्षेत्र हमारे सामने आ जाएं, उन सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है, अ, वह भाषा कुछ ऐसे प्रयोग क्षेत्रों की ओर संकेत करती हैं, जिनसे अलग अलग करियर, मैं जानबूझ कर शब्द कह रहा हूँ करियर, जिसके लिए हिंदी मराठी में कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक शब्द गढ़ा जा सकता है, जैसे कि भवितव्य। हमारा भवितव्य कैसे ऊंचा हो, क्योंकि बैंकों की हिंदी एक अलग से होती है। तो ये जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, तो इन सब में भी हम अपनी रोजगारी ढूंढ सकते हैं, हमें रोजगार प्राप्त हो सकता है, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हम अपनी आजीविका का प्रबंध कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र, ये सारे हमारे करियर के क्षेत्र हो सकते हैं, भवितव्य के क्षेत्र हो सकते हैं। इसलिए यहाँ जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है, वो भी हमें धीरे धीरे सीखनी चाहिए। वो भी हम अगले सत्र में उसकी पारिभाषिक शब्दावली में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आज हम केवल ये ऊपरी तौर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप और जो व्यवहार क्षेत्र है, वह सीमित नहीं है, वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, तो प्रयोजन मूलक हिंदी एक और केंद्र और राज्य शासन के पत्र व्यवहार की भाषा इसमें आ जाती है, विधानमंडल की कार्यवाही इसमें आ जाती है, संसद की कार्यवाही आ जाती है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही आ जाती है, राष्ट्रपति भवन की कार्यवाही आ सकती है, राज्य स्तर पर विधान भवनों के दोनों जो भवन है, वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का कार्यालय, इसके भी आ जाते हैं। और इसकी अलग अलग जो गतिविधियां होती हैं, संसदीय गतिविधियां होती हैं, जैसे आज कल हमारा राष्ट्र स्तर का बजट का अधिवेशन होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। फिर कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्प, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, उसके उपरांत आयोग का गठन, समितियों का गठन, उसकी रिपोर्टें, अभिकरण, अलग अलग मसौदे, अलग अलग निविदाएं, अलग अलग फॉर्म्स, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली की विधियाँ, बैंकिंग, डाकघर,
आदि में प्रयुक्त होने वाली ये सारी भाषा। फिर दूसरी ओर जो होती है हमारे व्यावसायिक पत्रों की, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया होती है, हमारी दृक्श्राव्य माध्यमों से मनोरंजनात्मक भूमिका निभाने वाली हिंदी, ये भी एक महत्वपूर्ण हिंदी है। इसके अलावा धनोपार्जन के लिए, जीविका, आजीविका या उपजीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना योगक्षेम वहन करने के लिए सेवा माध्यम से प्रयुक्त जितने भी अलग अलग काम धंधे हैं, उन सब में भी प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है वो उस सभी के आयाम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं और इसके एक व्यापक व्यावहारिक क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। आज देखिए कि 21वीं शताब्दी चल रही है और हमने 20वीं शताब्दी पूरी कर ली। 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक समाप्त हो चुका है, तीसरा दशक आरंभ हो चुका है और ऐसे में प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों का अनेक मात्रा में अलग अलग आयामों में विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार के साथ वह केवल हिंदी आज केवल उच्च साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रही है, अपितु प्रशासन की भाषा के रूप में, बैंकिंग की भाषा के रूप में, विधि या कायदे की भाषा के रूप में, पत्रकारिता की भाषा के रूप में, इतना ही नहीं अनेक क्षेत्रों में ये प्रयुक्त हो रही है। और किसी विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करने वाली ये जो भाषा है उसके क्षेत्र विशेष के अनुरूप अलग अलग प्रयुक्तियां बनी जा रही हैं। प्रयोग बड़ा होता है, प्रयुक्ति छोटी होती है, तो अलग अलग प्रयुक्तियां जिसको हम अंग्रेजी में रजिस्ट्री कहते हैं, उसका भी प्रयोग बहुत बड़ी मात्राओं में हो रहा है, नए नए बन रहे हैं। और ध्यान रखिए कि कोई अगर नया क्षेत्र निर्माण होता है, नई अवधारणाएं आती हैं, तो नए शब्द गढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और ऐसे हजारों नए शब्द हमारे सामने आते हैं जिनका प्रयोग हम दैनंदिन जीवन में धड़ल्ले से करते हैं। और ये जो छोटी छोटी प्रयुक्तियां होती हैं, छोटी छोटी अवधारणाएं होती हैं, उनके आधार पर क्षेत्र विशेष की भाषा के प्रयोजन मूलक स्वरूप का निर्माण होता है, निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बहुत विस्तार हो गया और उसके क्षेत्र अनेक बन चुके हैं। एक नहीं, अनेक क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है और इसका जीवंत प्रमाण हमारे हर रोज के दैनंदिन जीवन में हम क्या क्या करते हैं इन सब के ऊपर आता है। जैसे कि देखिए कुछ दिन पहले हमारी महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों के जो फलक होते हैं, नाम पत्र पट्टिकाएं होती हैं, उनको देवनागरी लिपि में मराठी में लिखने का अनिवार्य कर दिया है। उसी प्रकार से अगर हिंदी की अनिवार्यता राष्ट्र स्तर पर हो जाए तो देखिए कितना बहुत कुछ हमारे यानी हिंदी के विकास के लिए बहुत कुछ हमारे सामने घटते हुए हम देख सकते हैं। और देखिए कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो हिंदी के प्रयोग क्षेत्र हैं, उन प्रयोग क्षेत्रों को थोड़ा सा और वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाए तो इसके लगभग 7 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है विविध प्रकार के प्रशासनिक पत्राचार। ध्यान रखिए, यानी आवेदन पत्र से लेकर के किसी रिपोर्ट तक, ये सारी चीजें ये प्रशासनिक पत्राचार के अंतर्गत आती हैं। फिर दूसरे जो वैज्ञानिक और तकनीकी विषय होते हैं जैसे कि भौतिक शास्त्र, जिसको हिंदी में भौतिकी कहा जाता है, या भौतिकी से संबंधित अनुप्रयुक्त विज्ञान होते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, जिसके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकता है, यांत्रिकी हो सकता है, अभियांत्रिकी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, धातु कर्म जिसको मेटलर्जी अंग्रेजी में कहा जाता है वो है, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, ये सारी की सारी चीजें इस भौतिकी के अंतर्गत आते हैं जिसमें भौतिक शास्त्र के नियम चलते हैं। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम भौतिक शास्त्र का, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों समान होते हैं, उनकी दिशाएं भले ही विपरीत हों, ये नियम हर कहीं चलता है। वजन का नियम चलता है, ब्लैक बॉडी का नियम चलता है, ये सारे जितने भी भौतिक शास्त्र के नियम हैं वो सारे के सारे नियम जहाँ जहाँ चलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको इस वैज्ञानिक तकनीकी विषय के और भौतिक विषय के अंतर्गत आ जाती है। फिर दूसरा विषय आता है रसायन और रसायन शास्त्र संबंधी अनुप्रयुक्त विज्ञानों का विषय, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक पदार्थ, जैसे कि यूरिया बनाना, या अलग अलग रसायन शास्त्र की लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में जो कुछ होता है वो सब कुछ रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। वो अन्य विषयों का भी सपोर्ट कर समर्थक होता है, उसको भी मदद करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए दवाइयाँ बनती हैं रसायन की दृष्टि से, जिसको हम
केमिस्ट कहते हैं। देखिए, जब भी कोई दवा के दुकान में हम जाते हैं तो दवा की दुकान के सामने एक नाम लिखा होता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो ये बहुत वहाँ वहाँ वो ड्रग्स, वो वहाँ केमिकल किस प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर तीसरा विषय होता है गणित, और गणित विषय से संबंधित जितने भी अनुप्रयुक्त विज्ञान होते हैं, जैसे कि गणित है, ज्योतिष है, सांख्यिकी है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, भूमिति है, ज्यामिति है, उससे संबंधित जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे, मतलब रेखा गणित और अंक गणित, इन दोनों गणितों से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो सारे गणित के संबंधी आते हैं। इसमें ज्योतिष भी आता है और अन्य अन्य विषय भी आ जाते हैं। इसके उपरांत प्राणी विज्ञान और प्राणी विज्ञान से अनुस्यूत अनुप्रयुक्त जितने भी विषय होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी आपको पता है, जीव शास्त्र, फिर उसके उपरांत जैव प्रौद्योगिकी उससे संबंधित आता है, जैव अभियांत्रिकी जिसको हम बायो इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवांशिकी आ जाता है, जिसको जेनेटिक्स कहा जाता है, कृषि जैसा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। केवल कृषि ही नहीं, जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब का अध्ययन प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, और इनमें प्रयुक्त होने वाले सारे के सारे विषय आपको यहाँ दिखाई देते हैं। इसके उपरांत आज नई शाखा आ गई है, कंप्यूटर विज्ञान की शाखा। और आप जानते हैं कि अगर आप में से बॉटनी का कोई होगा तो बहुत बार शिंदे सर या लिंगे मैडम से आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स विषय को बहुत बार सुना होगा, क्योंकि वो बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों का एकत्रीकरण हमें देखने को मिलता है। मतलब आज कोई शास्त्र शुद्ध शास्त्र की ओर से नहीं आया है। शुद्ध शास्त्र तो केवल तीन ही है, जीव, भौतिक और गणित। लेकिन इनसे जुड़े हुए इन तीनों का मिश्रण करते हुए अनेक से विज्ञान हमारे सामने आ रहे हैं। तो उसमें से कंप्यूटर विज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखिए हर रोज कभी एक ज़माना था कि जब कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग होता था, जैसे सी है, सी प्लस है, कोबोल है। आजकल सबसे ज़्यादा जावा का प्रयोग किया जाता है, हो सकता है और भी अन्य अनेक भाषाएं हों। ये सब कुछ कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। और कंप्यूटर जिस जिस क्षेत्र में एक अनुप्रयुक्त विज्ञान के तौर पर जुड़ रहा है, उसमें क्रांति ला रहा है। जैसे ये हमारा गूगल मीट है, ये भी क्रांति आ चुकी है। अगर आप ध्वनि मुद्रण करना चाहते हैं तो ध्वनि मुद्रित आज होता है। फिर चित्र और ध्वनियों का, जैसे कि कल मैंने संत कबीर के जन्मदिन जयंती पर मैंने एक रेडियो मुलाकात दी थी। उसका उसको मैंने एक विशिष्ट इन शॉट नाम के एक ऐप में 200 से भी ज़्यादा फ़ोटो एकत्र किए, और उसके नीचे मैंने अपने आवाज़ की लिंक डाल दी। तो ये एक अलग से मिक्सिंग हो करके एक नया वीडियो का रूप आपके सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर विज्ञान में अभिप्रेत हैं। और आज आप जानते हैं कि अन अकेडमी या बायजू जैसे बहुत बड़े बड़े शैक्षिक क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाने वाले लोग आए हुए हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र के आए हुए हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की है। जो छात्र कॉलेज में आकर के पुस्तक लेकर के उसको जेरॉक्स करके या फिर उनको पढ़ते हुए बहुत समय, वो उनको आपको 1 मिनट में सब मिल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो आपको उस प्रकार के हम वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी आ गया है। साथ ही साथ देखिए, एक अन्य विषय ऐसा है जिसको हम कहते हैं आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान मतलब मेडिकल साइंसेस। और मेडिकल साइंसेस में तो देखिए कितनी बड़ी क्रांति हो चुकी है। पहले जिन शस्त्रक्रियाओं को करने के लिए मनुष्य को एनेस्थीसिया दिया जाता था, या अलग अलग प्रकार से शस्त्रक्रिया करते समय उसे भूल दी जाती थी वगैरह, ये सब कुछ अब नष्ट हो करके केवल बाहरी कंप्यूटर की मदद से भी वैसी शस्त्रक्रियाएं, शल्य क्रियाएं हो रही हैं। और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में देखिए आज इतनी बड़ी क्रांति हो रही है कि पुराने आयुर्वेद से लेकर के नई मेडिकल साइंसेस तक, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, इन सब में भी बहुत कुछ प्रकटीकरण हो रहा है और बहुत कुछ नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सब कुछ हमें विज्ञान और तकनीकी विषय के अंतर्गत दूसरे आता है। तीसरा हमारा विषय आता है जनसंचार माध्यम संबंधी विषय, जैसे समाचार की पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, जिसको हम मुद्रित माध्यम कह सकते हैं। हैंडबिल आते हैं, पैम्पलेट आते हैं, पोस्टर आते हैं, विज्ञापन आते हैं, रेडियो आकाशवाणी आती हैं,
दूरदर्शन आता है, सिनेमा आता है, वीडियो कैसेट्स आते हैं, वीडियो सीडीज आते हैं, और उसके उपरांत भी बहुत कुछ आज पेन ड्राइव के माध्यम से जब चल रहा है, लगभग सीडी का ज़माना चला गया वो। तो ये सारी की सारी बातें आपको, यानी आज तो वेब सीरीज की भी बातें आ रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसा कि नेटफ्लिक्स है, जैसा कि हॉटस्टार है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, एमएक्स जैसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग मनोरंजन के साधनों के लिए। तो ये सारे के सारे जनसंचार माध्यम में ये सारी बातें आती हैं। और दूरदर्शन ही नहीं, अलग अलग टेलीविजनों के अलग अलग समाचार चैनल आ रहे हैं। उनका प्रत्येक का अपना प्रिंटेड मीडिया भी होता है, जैसे कि साम, सकाळ का साम है, लोकमत का अलग से है, एबीपी मतलब अमृत बाजार पत्रिका का अलग से है, मतलब प्रिंटेड वही नाम आपको प्रिंटेड मीडिया में भी दिखेगा, वही आकाशवाणी के रूप में भी दिखेगा, वही आपको दूरदर्शन के रूप में भी दिखेगा, और उसके फिर से अलग अलग यूट्यूब चैनल्स होंगे, अलग अलग फेसबुक चैनल्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके उपरांत अर्थ मुद्रा संबंधी विभिन्न विषय, जैसे कि वाणिज्य, व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, बीमा, उद्योग, शेयर मार्केट इत्यादि के रूप में भी हमें ये प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र विस्तृत होते हुए दिखाई देता है। उसके उपरांत देश की रक्षा से संबंधित जितने भी विज्ञान है, जैसे कि सेना है, पुलिस है, वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना है, एनसीसी है, होम गार्ड्स हैं, पुलिस हैं, इन सब में संबंधित इसमें भी अलग प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है, और उस प्रकार की भी हिंदी हमें यहाँ गढ़नी चाहिए, हम उससे देखते हैं। फिर उसके उपरांत छठी बात आती है विधि और न्याय से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, जिनमें उदाहरण के रूप में संसद है, विधानमंडल है, मतलब संसद के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल भवन। उसके उपरांत न्यायपालिका जो हमारी है, न्यायपालिका, महानगर पालिका, नगर पालिका, पंचायत, राजनीति के सारे क्षेत्र इस कायदे के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए कि ये सब कुछ कायदे का राज चल रहा है। हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और 26 जनवरी 1950 से हमने गणतंत्र के रूप में हमने स्वीकार किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी प्रयोजन मूलक हिंदी के अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हमने की हैं। मुझे अभी बीकॉम की तासिका भी लेनी है, इसलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। बीच का जो हमने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, ये हमने बात ली थी, उसको हम थोड़ा सा कल की तासिका में अलग अलग उसके क्षेत्र, उद्योग व्यापार और हिंदी का क्षेत्र, समाचार माध्यम और हिंदी का क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी का क्षेत्र, विज्ञान और तकनीकी हिंदी का क्षेत्र, राजभाषा हिंदी का क्षेत्र, और सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय संस्कृति और हिंदी। हिंदी के कारण किस किस का महत्व बढ़ रहा है, खास करके भारतीय संस्कृति का महत्व क्या बढ़ रहा है, कल की तासिका में हम वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का जो महत्व है, उसके व्यवसाय, संचार माध्यम, विज्ञान, तकनीकी, राजभाषा और सांस्कृतिक रूप को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। कल ज़रूर आपको उपस्थित रहना है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि कल से आपकी ऑफलाइन तासिकाएं शुरू हो जाएंगी, कल हम कॉलेज पर आएंगे, लेकिन अगर हमारी ऑफलाइन तासिकाएं नहीं होती हैं तो हमारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।